नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हम माँओं को और प्रकृति को कई बार तुलना करते हैं उनकी। हमें ऐसा लगता है कि जो माएँ हैं उनका जैसा स्वभाव है, गिविंग नेचर है, वैसा ही पर्यावरण का है, और ये बहुत हद तक सच है। जिस तरीके से हम माँओं से बहुत सारे बेनिफिट लेने के बाद भी कई बार अनग्रेटफुलनेस दिखा देते हैं, प्रकृति के साथ भी शायद हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, और यही कारण है कि आज हम प्रकृति की मार भी झेल रहे हैं। इस विषय पर जितना काम होने की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की चेतना जागने की, इस विषय पर जागरूकता होने की, और यही काम कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, ग्रीन रिवॉल्ट, जो कि पूरे ईस्ट जोन की पहली वेबसाइट है जो पर्यावरण को पूर्णतः डेडिकेटेड है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के जहाँ कई सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से इस मेथड को चुनकर वो एक नई दिशा दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में। हमारे आज के मेहमान का नाम है मनोज कुमार शर्मा जी। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सभी को जोहार। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? ये जून 2019 में मैंने इस वेबसाइट को स्टार्ट किया जी, जो कि पूर्णतः पर्यावरण को समर्पित है जी। और इसमें मैंने प्रयास किया है कि जो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी भाषा में पर्यावरण के प्रति जो भी सूचनाएं हैं, जागरूकता है, उसे मैं प्रस्तुत करूं। जी, तो किस तरीके से काम होता है सर इस वेबसाइट पर? अगर हम जाएंगे, विजिट करेंगे, तो क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें? देखिए, झारखंड जो है ये प्राकृतिक संसाधनों से बड़ा ही परिपूर्ण राज्य है जी, और इसका अवैध दोहन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि यहाँ के जो जंगल हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, झरने हैं, उनका कहीं भी अगर क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसके प्रति सूचनाओं को आम लोगों तक पहुँचाऊँ, और हम पूरा प्रयास इसी को लेकर करते हैं। 2019 में इस वेबसाइट की शुरुआत हुई, आपको काम करते हुए अब बहुत समय हो चुका है। इतने पूरे वर्ष में क्या कुछ आपको अवार्ड्स मिले हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिला है? ये पुरस्कार तो मुझे मिले हैं। 2022 में झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने मेरे इस प्रयास के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और समर्पण को देखकर, झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड का प्रथम पुरस्कार दिया। रांची प्रेस क्लब ने 2022 में ही पर्यावरण पत्रकारिता को देखते हुए, जी, चूँकि मैं इस क्षेत्र में संयोग से अकेला कार्य कर रहा हूँ, तो रांची प्रेस क्लब ने मुझे इसके लिए सम्मानित किया। जी, अवार्ड्स मिलने पर तो खुशी होती ही है। ऐसा लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से सफल हो रहा है। पर कई बार होता है कि अवार्ड्स ना मिला हो, बट काम को इतना सराहा गया हो कि आपको लगता है कि जिस मुद्दे के साथ, जिस हमारे थॉट के साथ ये काम चल रहा था, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। जी, कोई एक ऐसा मोमेंट जब आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कार्य मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने पैशन से कर रहा हूँ। पुरस्कार मायने नहीं रखते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कि जब मैं कार्य करता हूँ, पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छी खबरें, जागरूकता की खबरें लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो सराहना मिलती है। आज से 3 साल पहले गोंदा जलाशय के अतिक्रमण और प्रदूषण पर मैंने एक स्टोरी की, और जितनी ज़मीनी सच्चाई है उसे जब प्रस्तुत किया तो लोगों ने बहुत सराहा और मेरा साथ भी देने को आ गए। तो इससे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ और लोग इसमें साथ आ रहे हैं, मैं सफल हूँ। जी, झारखंड राज्य में कैसी लोगों की जागरूकता है पर्यावरण को लेकर के? झारखंड में 33% जो भूमि है जी, वो वन भूमि है। मतलब 33% जो इसका क्षेत्र है उस पर जंगल है, वन है। और झारखंड के बारे में कहा गया है, अयस्क पात्रे पयः पानम। किसी जानकार ने लिखा है यहाँ की विविधता और इस प्राकृतिक संसाधनों को देखकर, अयस्क पात्रे पयः पानम साल पत्रे च भोजनम। मतलब जहाँ के लोग खनिजों के पात्र में भोजन करते हैं और साल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वो झारखंड है। तो ये कहावत ये सिद्ध करता है कि यहाँ के लोग प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति से बहुत लगाव रखते हैं। जी, यही कारण है कि आज यहाँ 33% वन भूमि है। तो यहाँ के लोग तो प्रकृति प्रेमी हैं और संरक्षण के लिए भी वो बहुत कुछ सोचते हैं।
मेरा ऐसा मानना है। जी। जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो किसी एक थॉट प्रोसेस के साथ इसकी शुरुआत की होगी, पर जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही आउटकम आ जाए, लोगों से बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स आ जाए। क्या कुछ अगर आउटकम में अगर आपको लग रहा है कि कमी है, तो क्या कुछ बैरियर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ये दोनों बातें हैं, इसमें बैरियर भी हैं जी। और सरकारी प्रयासों में थोड़ा और अधिकता की आवश्यकता है। बैरियर है कि आम आदमी अगर कहीं पर्यावरण को क्षति होते हुए देखता है, पर्यावरण को नुकसान होते हुए देखता है, तो वह दुखित तो होता है, आहत होता है, लेकिन वो अकेले कुछ कर नहीं सकता है। जी। तो लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन प्रयासरत भी रहते हैं अपने स्तर पर। मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ जो यहाँ के खाली जगहों को देखकर वहाँ जाकर वृक्षारोपण कराते हैं। लेकिन सब कुछ धरातल पर अच्छे से उतर नहीं रहा है, ठोस उतर नहीं रहा है। हमें इस चीज़ पर भी सोचना होगा कि जब हम सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो लाखों पेड़ काट देते हैं। जी। तो उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो ये लाखों पेड़ आम आदमी अकेले अपने बलबूते नहीं लगा सकता है, तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। मैं इसका प्रयास करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, सरकार तक भी इसकी सूचनाएँ मैं गाहे बगाहे पहुँचाता हूँ। जी। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें तो एक नहीं है, कई सारे हैं। उनमें से अगर कोई एक मुद्दा जिस पे आपको लगता है कि अभी जागरूकता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ख़ास तौर से मैं झारखंड के बारे में कहना चाहूँगा। 2 चीज़ें। जी। यहाँ तकरीबन 2 दर्जन विशिष्ट नदियाँ हैं और वो अब उसमें उसके जल स्रोतों को रोक दिया गया है और बालू खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके चलते क्या है कि एक तो जल संकट भी आ रहा है और हर नदी की एक अपनी विशिष्ट इकोसिस्टम होती है, वो नष्ट हो रही है। तो नदियों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है झारखंड में, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार का एरिया है। यहाँ मैदानी इलाकों की तरह कहीं भी तुरंत पानी प्राप्त नहीं होता है। तो नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये झारखंड जो है सो पहाड़ियों वाला राज्य है, पठार है और बहुत सारी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। उन्हें स्टोन चिप्स के लिए जो तेज़ी से काटा जा रहा है, वो झारखंड की पहचान को ही मिटा रहे हैं। झारखंड में साहबगंज एरिया है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, उन्हें भी काटा जा रहा है पत्थरों के लिए तेज़ी से। वो एक तरह से समझिए विलुप्ति के कगार पर हैं। ये दोनों चीज़ें एक झारखंड की पहचान है, पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है जी। और जल संकट बढ़ता जा रहा है। सारी नदियों को हमने अतिक्रमित कर दिया है और बालू के लिए उसे खोद डाल रहे हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी। जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो एक चीज़ जो देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि काम हो रहा है, वो इतने सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस बनते हैं, इन सब की असल में क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के? ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस चीज़ से थोड़ा निराश होता हूँ। ये जो प्रयास होते हैं वो पूरी तरह से ज़मीन पर उतर नहीं पाते हैं। ऐसा है कि आम आदमी अगर सजग हो जाए और संरक्षण के लिए संकल्पित हो जाए, लेकिन एकजुटता इसमें होनी चाहिए जी। तो संरक्षण ज़्यादा अच्छे से होगा। बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो प्रयास होते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं, प्रशासनिक बाधाएं भी होती हैं, सरकारी बाधाएं भी होती हैं। तो वो पूरी तरह से अफसोस की बात है कि वो ज़मीन पर नहीं उतर पाते हैं। जी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अभी जागरूकता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर अब जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर अवेयरनेस नहीं आती है तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको लगता है कि लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? ये स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। जलवायु परिवर्तन हम लोग सुनते हैं इस शब्द को। अब देखिए हर साल बरसात जो है उसकी जो तादाद है मिलीमीटर, जिसे हम बोलते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई ग्रीष्म ये वर्षा ऋतु में, वो घटती जा रही है। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ साल दर साल बारिश कम होती जा रही है। खेती योग्य भूमि जो है वो कम होते जा रहे हैं, सिंचाई के साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये इसका हमें इंतज़ार नहीं करना है कि अच्छा अभी कुछ समय बचा हुआ है। आज अभी से
उसके लिए प्रयास करना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रांची के बारे में हम जब लोग स्कूलों में थे तो इसे बहुत सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक जगह के तौर पर पढ़ते थे और छुट्टियों में रांची घूमने पर एक लेख लिखते थे। आज ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में यहाँ बारिश कम होती है, जो कि पहचान थी रांची की। यहाँ नॉर्वेस्टर के बादल, थोड़ा सा तापमान बढ़ते ही नॉर्वेस्टर के बादल जो थे वो बारिश कर देते थे और रांची की ये विशिष्टता थी। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के चलते वो विशिष्टता जो है ख़त्म हो गई है। तो ये तो इंतज़ार नहीं करना है, ये तो हर व्यक्ति को अपने स्तर से इसके लिए प्रयास करना है। जी, एग्रीकल्चर जो है उसको भी लेकर के आपके वेबसाइट पर काम होता है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आजकल कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत हार्म हो रहा है। क्या कुछ वैसी प्रैक्टिसेस हैं और उसको फार्मर्स के लिए क्या कुछ आप बता सकते हैं कि मतलब वो पर्यावरण संरक्षण के लिए उनका योगदान भी हो सके? झारखंड में 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है जी, और जो पारंपरिक खेती थी वो ठीक थी, उस समय के हिसाब से ठीक थी। आज आबादी बढ़ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई, तो अब किसान उपज ज़्यादा चाहता है, तो इतना ज़्यादा रासायनिक खाद और फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है कि खेती योग्य जो भूमि है वो ऊसर भी होती जा रही है। अब इसका निदान भी है, पारंपरिक तरीका है, उसका निदान भी है। किसानों को उसके बारे में अच्छे से बताना चाहिए। और जैसे जीवामृत एक तकनीक है, उस तकनीक में क्या होता है कि देसी उपायों से खेत की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है बिना रासायनिक खाद का उपयोग किए हुए। तो ये बड़े स्तर पर इसका प्रयास करना होगा कि किसानों को हम बता सकें कि आप जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसके जगह पर देसी तकनीक भी है, जिसको उपयोग अगर किया जाए, तरीके से उपयोग किया जाए, तो उपज भी अच्छी होगी और खेत जो है वो ऊसर नहीं होंगे। और ये तकनीक जो है कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणित है, ये उन्हीं का आविष्कार है जी। तो उसका प्रयास होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कृषि भी हमारी अच्छी होगी और खेत भी बचे रहेंगे जी। खेत बचे रहने के लिए आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लोगों को रुख करने के लिए बोला है और हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि नए टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्म हुआ है, लेकिन कई बार जो सोल्यूशन होता है वो टेक्नोलॉजी से ही निकलता है। क्या कुछ ऐसे इनोवेशंस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं जिससे आपको लगता है कि पर्यावरण संरक्षण इससे भी हो सकता है? तकनीक को हम नकार नहीं सकते हैं जी। मैं उदाहरण श्रीलंका का देना चाहूँगा। 2 साल पहले वहाँ इतनी कमी हो गई उपज में, अनाजों के उपज में। उसका एक कारण था कि उन्होंने तकनीक को नकार कर और रासायनिक खादों को भी नकार दिया और तकनीक को नहीं अपनाया जी। तो उसके चलते वहाँ एकाएक खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। तो किसान, हमारे किसान जो हैं, मैं सिर्फ झारखंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में तकनीक का उपयोग तो करना ही है, लेकिन इसे संयमित होकर उपयोग करना है। ये भी देखना है कि इससे हमको नुकसान कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है, उसका समाधान भी खोजना है। तो तकनीक तो चाहिए, बगैर तकनीक के हम पुरातन तकनीक से आज 140 करोड़ की आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जी। तो ये एक अच्छी बात है कि आज गांव देहात के भी जो किसान हैं वो तकनीक से परहेज नहीं करते हैं, ड्रोन से छिड़काव कर लेते हैं, ड्रोन से अपने खेतों की निगरानी कर लेते हैं। तो हम तकनीक से कभी भी परहेज नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि तकनीक का उपयोग हो, लेकिन ऐसा भी ध्यान देना होगा कि उससे हमारे पर्यावरण को, खेती को कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जी। कोई भी बदलाव लाने के लिए अगर उसको हम शिक्षा से किसी भी तरीके से जोड़ देना तो बहुत ज़्यादा अच्छे आउटकम्स और बहुत तुरंत आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के शिक्षा नीति में या फिर स्कूलों में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि बच्चों में ही अवेयरनेस हो? जी, ये तकरीबन 3 दशकों तक देश में पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं था जी। सौभाग्य की बात है कि हाल के कुछ सालों में और नई शिक्षा नीति में पर्यावरण सजगता को लेकर पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी का जो युवा है वो
पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सजग है। जी। वो खूबसूरती को निहारता ही नहीं है, वो उसे संरक्षित करने की भी सोचता है। जी। तो ये आवश्यक तो है कि हम अब तक जो विषय प्रमुखता से लोगों के मन में नहीं था, उसके प्रति लोगों को बताएं, संरक्षण के प्रति लोगों को सजग करें। और अच्छी बात है कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पर्यावरण भी शामिल कर लिया गया है। जी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, क्योंकि आप शुरू में कह रहे थे कि ये जो है ये आपका पैशन है और इसलिए आपने इस वेबसाइट की शुरुआत की थी, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कौन आपको अपने इंस्पिरेशन लगते हैं? जी, मैं 1988 में रांची आया था और यहाँ मेरे एक प्राध्यापक थे, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी। तो उनके सानिध्य में रहते रहते मेरी जो है सो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ती चली गई। वो चूँकि मैं प्राणी शास्त्र से, जूलॉजी से ऑनर्स किया है और वो मेरे प्राध्यापक थे और वो ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि वो उनके बातों से प्रभावित होकर पर्यावरण के प्रति हम लोगों में जागरूकता बढ़ती चली गई। तो मैं उन्हें ही अपनी प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। जी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करिए। पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, और इसको कैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके प्रकृति संरक्षण कर सकते हैं? देखिए, अंततः आम लोगों को ही जी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये सब जगह पर एक जैसा लागू नहीं हो सकता है। हर जगह की प्रकृति, हर जगह की आवश्यकता अलग होती है। तो आप इसे एक यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह थोप नहीं सकते हैं। जी। एक नेतरहाट का किसान ऊंचाई पर रह रहा है, वहाँ वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ के अनुसार सब सारी सुविधाएं खोजेगा और उसका उपयोग करेगा। तो इसके लिए हमें ये सर्वे करना हुआ, एक तरह से शोध करना हुआ, ये बड़ा आसान सा काम नहीं है। जी। पंजाब में किसान जिस तरह से खेती कर रहे हैं उसी ढर्रे को अगर हम झारखंड में उपयोग कर दें तो वो कारगर नहीं हो पाएगा। वो एक मैदानी इलाका है, ये एक पठारी इलाका है, यहाँ की कृषि अलग है, यहाँ की उपज अलग है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए हमें सर्वे करना चाहिए और कहाँ की आवश्यकता क्या है, कहाँ क्या अनुकूल होगा, प्रकृति के अनुकूल होगा, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। जी। हमारे चैनल की जो रीच है वो सुदूर इलाकों तक है, वहाँ पर लोग शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे शब्द को नहीं समझेंगे। अगर बहुत आसानी से आप समझाना चाहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है तो वो क्या होगा? देखिए, पर्यावरण पर और कृषि पर जी होता क्या है कि जितनी बातें होती हैं वो आम लोगों के लायक, समझ के लायक उनकी भाषा में नहीं हो पाती है। अब हम PMQ बोल देते हैं, AQI बोल देते हैं, तो वो तो गांव देहात के लोग नहीं समझते हैं। जी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गांव में जाकर इन शब्दों के बजाय इसके बारे में, इस क्या है ये, इस चीज़ को बोलें, उनकी भाषा में बोलें। एक गांव में जाते हैं और हम बोलते हैं आप ऊर्जा के लिए या अपना रसोई के लिए लकड़ी जंगल से मत काटिए। आप प्रयास कीजिए कि आप सोलर एनर्जी का उपयोग करें, कुकिंग गैस का उपयोग करें, ताकि जंगल नहीं काटना हो, धुआं कम हो, प्रदूषण कम हो। ऐसी खेती करें जिसमें अगर वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम है, पानी कम है, जल स्रोत कम है, तो ऐसी खेती करें जो कि कम पानी में ही जो अच्छी उपज देता हो। ऐसी खेती करें कि एक साथ 2-3 उपज हो जाए, पशुपालन भी उसके साथ हो जाए, आजीविका में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से जाकर उन्हें हम समझाएं, वो ज़्यादा कारगर होगा। अगर हम सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनकी भाषा में इस चीज़ को नहीं समझाते हैं तो वो उनकी समझ में नहीं आएगा जी। तो हम वहाँ सफल नहीं हो पाते। मैंने देखा है बहुत सारे पठारी इलाकों में, सुदूर इलाकों में, कि वहाँ सोलर प्लेट लगाकर और बोरिंग मशीन को चलाते हैं और उन्हें पानी की जलापूर्ति हो जाती है जी। तो ये एक सफल प्रयोग है, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा हुआ है,
तो ये एक सफल प्रयोग है। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है कि खेत में अनाज तो उपजाए ही हुए हैं, आसपास में पोल्ट्री फार्म भी खोले हुए हैं, और उन्हें इस चीज़ की एक परख होती है कि मेरे खेत में कम पानी में, कम सिंचाई में क्या उपज अच्छी होगी, उस तो वो ज़्यादा सफल हैं। इस चीज़ को ज़्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। जी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू जो है वो है डिफॉरेस्टेशन। इसका आपको क्या कुछ रीज़न लगता है? ये हमारी लोलुपता है। ब्राज़ील में जो अमेज़न का जंगल है उसे बोलते हैं दुनिया का फेफड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ भी रोज़ 7 फुटबॉल के मैदान के आकार के बराबर जंगलों को काट दिया जाता है। जी। झारखंड में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ 33% जो भूमि है उस पर जंगल हैं, लेकिन एक इसके पीछे दुखद तथ्य भी छुपा हुआ है कि इस 33% में घने वन बहुत कम हैं। लताएं हैं, झाड़ियां हैं, बाग बगीचे हैं, जो घने वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनकी तादाद घट रही है। अब इसमें क्या है कि अवैध जंगल की कटाई है और खेती के लिए जंगलों को काट देना है। इस पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। एक आइडियल जो स्थिति होती है किसी देश के लिए, वो 65% वन होना चाहिए, लेकिन भारत में दुर्भाग्य से ये चीज़ कम है। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है और उसके रिकवरी के लिए उसी स्पीड से, उसी गति से हम वनारोपण नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे जो तत्व हैं उन पर अंकुश लगाना होगा। लोगों को समझाना होगा कि जंगलों को कटने नहीं दें। हाईवे हम बनाते हैं तो विशाल वनों को, जंगलों को काट देते हैं, विशाल वृक्षों को काट देते हैं। तो उन्हें शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये पूरा इस पर अच्छे से इस काम को नहीं किया जा रहा है। तो वनों को काट दें, पेड़ों को काट दें, ये तो दुखद है ही। हमें ये भी प्रयास करना होगा कि उतना ही वन लगाएं ताकि भविष्य में उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। जी, आपकी वेबसाइट की अगर बात करें तो आपने बताया कि 4 वर्ष हो चुके हैं आपको, तो क्या कुछ मुद्दे अभी तक आपने छुए हैं? क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली पर्यावरण के ही ऊपर है, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, अगर आप कुछ मुद्दे आज बताना चाहें तो? अवैध जितने भी पहाड़ हैं उनकी कटाई जो हो रही है, अवैध कटाई, इसको लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। नदियाँ जो हैं सो उनका बालू का अवैध खनन, उनका अतिक्रमण, उस पर बांध बना देना, उसके कैचमेंट को अतिक्रमित करके वहाँ कोई निर्माण कर लेना, ये 2 मुद्दे सबसे मुख्य हैं। क्योंकि जंगल, पहाड़ और नदियाँ ये नहीं रहेंगे तो झारखंड की पहचान ही खो जाएगी। और यहाँ चूँकि पहाड़ी नदियाँ हैं, सालों भर उसमें पानी रहता नहीं है जी। तो जब पानी कम होता है तो लोग अतिक्रमित कर लेते हैं और बालू खनन से उसे बर्बाद कर देते हैं। ये अफसोस की बात है कि विश्व की सबसे कुछ प्रदूषित नदियां हैं, उसमें से 1-2 झारखंड से हैं। ये हमारे लिए बड़े ही अफसोस की बात है। इन 2 मुद्दों पर, नदियों के अतिक्रमण पर और पहाड़ों को क्रशर के माध्यम से काट देना, इन 2 मुद्दों पर मैं ज़्यादा मुखर रहता हूँ। जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने कई तरीके के उपाय बताए और कई तरीके की चर्चा की। अगर और एक चीज़ जो बार बार आपने कही कि जो असल में बदलाव आना है वो एक आम आदमी ही है, जो अपने स्तर पर काम करेगा उससे ही आएगा। क्या कुछ आप आज एक पॉइंटर्स बताना चाहें कि ये सब काम आप कर सकते हैं अपने स्तर पर, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में? आम लोगों को चाहिए कि आसपास जो खाली ज़मीन है, खाली जगहें हैं, वहाँ वृक्षारोपण कर दें। अपने आसपास के तालाबों, नदियों में पूजा पाठ के बाद जो विसर्जन कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, उससे परहेज करें। हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द कुछ वृक्ष लगाता है जो तेज़ी से बढ़ने वाले वृक्ष हों, तो उससे क्या है कि प्रदूषण में बहुत कमी आ जाएगी, हरियाली आ जाएगी। वृक्षों के होने से पानी का स्तर भी जो है ज़मीन में वो ठीक हो जाता है। तो ये स्व प्रयास भी करना होगा, सिर्फ सरकारी प्रयास के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। ये एक सबों की जिम्मेवारी होती है। तो खाली जगहों पर पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। अतिक्रमण करने से हमें बाज आना चाहिए। बहुत सारी नदियां हैं शहर के अंदर ही जो अतिक्रमण के चलते नष्ट हो गई हैं।
करोड़ों खर्च करके भी उन्हें साफ़ सुथरा नहीं किया जा सकता। एक रोचक चीज़ है कि समुद्र से जो पहली भूमि बाहर निकली वो झारखंड की थी, सिंहभूम की भूमि जी। तो प्रकृति ने हमें कुछ सोचकर ही ऐसा उपहार दिया था। सब दुनिया की जो सबसे कुछ पुरानी ज़मीन है, धरती है, वो झारखंड की है। इसीलिए हम खनिजों से भी बहुत परिपूर्ण है। तो ये चीज़ अगर हम याद रखें तो झारखंड ही नहीं पूरे देश को भी संरक्षित रख सकते हैं। जी। आज हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको पर्यावरण संरक्षण से लेकर के अगर आज आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, ये आम लोगों को खुद समझना होगा और ये याद रखना होगा कि सदा हरित रहे नीरा वसुंधरा, मतलब कि हमारी धरती हमेशा हरित रहे और जल से परिपूर्ण रहे। सिर्फ इस बात को याद रखें हम जी। तो कभी भी हम प्रकृति के प्रति कोई अत्याचार नहीं करेंगे और इसे बचाए रखेंगे। बहुत तो हरित नीरा रहे वसुंधरा, सिर्फ इस वाक्य को हम याद रखें, स्वतः हम अपनी धरती को बचाए रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस विषय पर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते रहते हैं अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर जो किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के भी देख सकते हैं और अब हम टाटा स्काई पे भी आ चुके हैं तो आप वहाँ पर भी हमें देख सकते हैं 1145 चैनल नंबर में। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।